नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में अपन लोग चर्चा करेंगे समाचार और पत्रकारिता। इससे पहले अपन ने जनसंचार के मुख्य साधन थे, जैसे मुद्रित और अमुद्रित। मुद्रित में अखबार हैं, पत्र पत्रिकाएं हैं, इनकी चर्चा की। फिर जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों की अगर चर्चा की जाए तो जैसे रेडियो है, टीवी है, इंटरनेट है, इनके बारे में अपन ने पढ़ा। इसमें छोटी सी एक मिस्टेक हो गई थी। कल रेडियो वाला जो टॉपिक था, मैंने देखिए वो तो सही बतला दिया कि भारत की आज़ादी के समय भारत में मतलब 9 रेडियो स्टेशन थे और आज़ादी के बाद में 6 बचे। तो 3 मतलब 8 बता दिए, एक का नाम गलती से कारणवश मतलब छूट गया था, इसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। तो 9 जो रेडियो स्टेशन थे वो थे, एक तो दिल्ली, दूसरा मुंबई, फिर कोलकाता, फिर चेन्नई, और फिर लखनऊ, तिरुचिरापल्ली, और लाहौर, पेशावर और ढाका। तो लाहौर और पेशावर ये तो मैंने बता दिए थे। एक ये ढाका नहीं, ये बांग्लादेश में चला गया था। तो 9 में से अगर 3 चले जाते हैं तो पीछे 6 ही बचते हैं। वो तो 6 तो आपको मैंने क्लियर बता दिया, परंतु आप पिछले वीडियो में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक बच्चे का कमेंट आया था, उसके लिए धन्यवाद, क्योंकि उसने ध्यान से सुना था वीडियो और जल्दबाजी में मैंने भी उसको ध्यान नहीं दिया और आपको 8 ही नाम गिनाए थे, जबकि 9 थे टोटली। ये ढाका है, वो आप नोट कर लीजिएगा। इस प्रकार से क्या है कि आप ध्यान से सुनते हो तो हमारे लिए भी फायदे में होता है कि कोई गलत सूचना विद्यार्थी तक न जाए, यही कोशिश रहती है। परंतु कई बार क्या होता है कि मतलब मिस्टेक हो जाती है, उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। तो आप लोग इस बात की को नोट कर लीजिएगा थोड़ा, कि ढाका भी है, पेशावर भी है और लाहौर भी है। ठीक है, अब अपन देखते हैं। देखिए समाचार क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अब देखिएगा आप लोग, ये समाचार जो शब्द है उसकी व्युत्पत्ति और अर्थ क्या होता है। समाचार शब्द जो है सम उपसर्ग के सम उपसर्ग होता है और आ और चर धातु होती है उसके, और अ प्रत्यय के योग से इस शब्द की उत्पत्ति हुई है। सम आचार, सम जोड़ आ जोड़, चर धातु है और अ प्रत्यय है, ये 2 उपसर्ग इसमें जुड़े हुए हैं। इसके योग से बना, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कि कोई भी ऐसी ताज़ा घटना या फिर विचार या फिर समस्या, इसकी जो रिपोर्ट होती है उसमें अधिकाधिक लोगों की रुचि होती है। यानी कोई ऐसी घटना हो, ऐसा कोई विचार हो, ऐसी कोई समस्या की कोई रिपोर्ट हो जिसमें अधिक से अधिक लोग क्या लें, रुचि लें। होता है ना अपने, मतलब आपको मैं छोटी सी बताऊं कि फलां स्थान पर जैसे आग लग गई और इतने लोगों की मौत हो गई, तो ये जो घटना है, ये विचार है, ये जो समस्या है, इस पे बहुत से लोग रुचि लेंगे कि किस प्रकार से आग लगी, कैसे लगी, कितने लोग जले। इस प्रकार के प्रश्न अपने दिमाग में आते हैं बार बार। तो वो अधिक से अधिक लोगों को प्रभावित भी करती है, उसे क्या कहा जाता है, समाचार कहा जाता है। तो आशा करता हूँ समाचार का किसे कहते हैं आराम से समझ में आया होगा। किसी भी ऐसी ताज़ा घटना, विचार, समस्या की रिपोर्ट जिसमें अधिकाधिक लोगों की रुचि होती है एवं जो अधिक से अधिक लोगों को क्या करती है, प्रभावित करती है, जिसका प्रभाव पड़ता है अधिक से अधिक लोगों पर, और उसे ही क्या कहा जाता है, समाचार कहा जाता है। समाचार के अंतर्गत मुख्यतः निम्नलिखित विशेषताएं होना बहुत ही जरूरी होती है। मतलब लोगों को प्रेरित या उत्तेजित करने वाली हर घटना समाचार कहलाती है। यानी लोगों को उत्तेजित करेगी, प्रेरित करेगी, लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको मतलब उसके बारे में जानना चाहेंगे। समझ रहे हो ना बात को। तो वो किसी भी घटना की रिपोर्ट ही समाचार होती है। यानी कोई घटना होती है, उसकी रिपोर्ट तैयार की जाती है, वही समाचार बन जाती है। समाचार को जल्दी में लिखा गया इतिहास भी कहा जाता है, क्योंकि समाचार एक बार ताज़ा होता है, फिर धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, इतिहास में बदल जाता है। लोगों को समय पर दी जाने वाली हर सूचना समाचार का रूप धारण कर लेती है। यानी समय पर जो भी सूचना अपन को मिलती है ना, कि जैसे परीक्षा है और परीक्षा 2 दिन किसी कारणवश खिसक गई या आगे कर दी गई, तो वो भी एक तरह का क्या बन गया, समाचार बन गया। समझ रहे हो बात को। इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रभावित होंगे, क्योंकि विद्यार्थी वर्ग पूरा ही प्रभावित होगा। जैसे कक्षा 10 की परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं और वो कारणवश, किसी कारणवश मतलब 2 दिन आगे खिसका देगी, तो बहुत बड़ा एक जो विद्यार्थी वर्ग है वो प्रभावित होगा उससे। तो समाचार का रूप धारण कर लेगा कि आज का मुख्य समाचार ये है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की परीक्षाएं किसी कारणवश 2 दिन के लिए स्थगित कर दी गई है। आप ये लोग इस बात को तो सुनते पढ़ते देखते ही होंगे। तो आगे बात आराम से समझ में, किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो वो आप लोग
मुझे कमेंट कर सकते हो। कोई बात समझ में नहीं आए, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे पर्सनली बनाए गए नोट्स हैं, आराम से समझ में आने वाली बातें हैं। समाचारों के सिद्धांत। तो समाचार संपादन के मुख्यतः 5 सिद्धांत माने गए हैं कि समाचारों में क्या क्या होना चाहिए। ऐसे फालतू की बकवास भी बहुत होती है इसमें। एक्चुअल में एक तो क्या होती है कि तथ्यों की शुद्धता होना बहुत ही जरूरी होती है, यानी एक्यूरेसी जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। वस्तु पत्रकारिता यानी ऑब्जेक्टिविटी, निष्पक्षता तो होना बहुत ही जरूरी है ना। फेयरनेस, संतुलन होना बहुत जरूरी है, बैलेंस होना चाहिए। यानी ये नहीं है कि किसी कोई भी बात हो, लाभ और हानि दोनों होते हैं, समझ रहे हो बात को, भला और बुरा दोनों होते हैं, तो उसमें दोनों बराबर होने चाहिए कि इससे ये फायदा होने वाला है, ये नुकसान होने वाला है। और स्रोत यानी किस माध्यम से अपने को ये जानकारी मिली है, सोर्सिंग जिसको बोलते हैं, सोर्सिंग एट्रीब्यूशन। तो ये 5 सिद्धांत होने बहुत ही जरूरी होते हैं। अब समाचार के कुछ तत्व भी होते हैं, जैसे एक तो समाचार वही होता है जिसमें नवीनता हो, एक अभी भी घटित हो, मतलब निकटता हो, एक जिसका प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, एक जनता की रुचि होनी बहुत जरूरी है, जन रुचि, एक इसमें टकराव और संघर्ष होना तो बहुत ही जरूरी है। अगर किसी समाचार में द्वंद्व नहीं होगा तो वो समाचार का रूप ही धारण नहीं करेगा। और महत्वपूर्ण, इसमें लोग कौन कौन जुड़े हैं वो होना बहुत जरूरी है। इसमें एक अनोखापन होना चाहिए, यानी अलग ढंग की होनी चाहिए सूचना। दूसरी, पाठक वर्ग इसमें कितना जुड़ रहा है। और तीसरा, नीतिगत ढांचा होता है इसमें, और इसकी उपयोगी जानकारी है। ये 5-7 एक इसके क्या होते हैं, समाचार के मुख्य तत्व होते हैं। तो आप नोट कर लीजिएगा, जैसे नवीनता है, निकटता है, प्रभाव है, जनरुचि है, टकराव और संघर्ष है, महत्वपूर्ण लोग कौन कौन जुड़े हैं, अनोखापन है, पाठक वर्ग है। इस प्रकार से समाचार संपादन की बेसाखियां भी होती हैं। देखिए, समाचार संपादन के लिए बेसाखियां यानी समाचार के मुख्य आधार समाचार संपादन के लिए 4 बेसाखियां भी प्रयुक्त की जाती हैं, जिसमें सच्चाई होनी चाहिए समाचार में, यानी फालतू की बकवास तो नहीं होनी चाहिए। आजकल ज़्यादातर सोशल मीडिया पर तो यही चल रहा है। और निष्पक्षता तो होनी होनी चाहिए, संतुलन होना ही होना चाहिए, और स्पष्टता होनी होनी चाहिए, यानी बात बिल्कुल खुल के सामने आनी चाहिए कि हुआ क्या था। जबकि अपन को जैसे पता ही नहीं होगी हुआ क्या था तो कोई मतलब ही नहीं है उस चीज़ का। आगे बात समझ में, ये 4 वैसाखियां होती है। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि जैसे समाचार के सिद्धांत कितने होते हैं, 5, समाचार के तत्व कितने होते हैं, 10, इसी प्रकार से समाचार की वैसाखियां कितनी होती हैं, 4। इसी प्रकार से ध्यान रखे जाने वाली महत्वपूर्ण जो बातें होती हैं वो भी बहुत मायने रखते हैं। इसी प्रकार के छोटे छोटे प्रश्न हैं वो परीक्षा में बनेंगे, और इनको बहुत ही ध्यान से पढ़ना आप लोग, क्योंकि ये छोटे प्रश्न होते हैं, दिखने में ऐसा लगता है कि ये हमें आ रहा है, जबकि वो आ नहीं रहा है, वो अपने से जा रहा है बहुत दूर। ठीक है ना, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा वीडियो। समाचार के लिए मतलब संपादन करते हैं, लिखता है, तो उसमें कौन सी बातें ध्यान रखी जानी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, अक्सर परीक्षा में सीधा सीधा प्रश्न यही पूछा जाता है कि समाचार पत्र में समाचार कैसे लिखे जाते हैं। तो समाचार सदैव उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। अभी विद्यार्थी वर्ग को ये नहीं पता होता कि उल्टा पिरामिड शैली होती क्या है। उल्टा पिरामिड शैली ये होती है कि अधिक महत्व की जो सूचनाएं होती हैं वो तो सबसे पहले लिखनी बहुत जरूरी होती है, और उसके बाद में कम महत्व की जो सूचनाएं होती हैं वो बाद में लिख देते हैं, यानी उनका स्थान बाद में होता है। जैसे एक तो होता है इंट्रो, एक बॉडी और एक समापन, ये 3 चीजें होती हैं। तो इंट्रो में क्या होता है कि ये उल्टा पिरामिड शैली का सबसे महत्वपूर्ण जो भाग होता है ना वो होता है। फिर उसका कम महत्वपूर्ण वाला भाग है वो बॉडी में लिख दिया जाता है। अंत में जो मुख्य समाचार इस प्रकार से समाप्त हुए वो वाली बात बोलते हैं ना, तो वो अंत में लिख दी जाती है। अगली बात समझ में। अब आगे देखिए, समाचार लेखन के लिए निम्न 6 ककैरों का प्रयोग किया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये कई बार पूछा जाता है कि समाचार लेखन के लिए कितने ककैरों का प्रयोग किया जाता है। तो 6 ककैरे होते हैं। क्या, कौन, कहाँ, कब, कैसे, क्यों। ये 6 ककैरे होते हैं। महत्वपूर्ण बात है, ये नोट करने लायक है कि जैसे क्या हुआ, कौन किसने किया, कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इन सभी का अगर जवाब मिल जाता है तो अपने को अपना पूरा कॉन्सेप्ट होता है वो क्लियर हो जाता है किसी भी समाचार का। अन्यथा अपने एक संशय बना रहता है, एक रहस्य बना रहता है कि हुआ क्या था। समझ रहे हो बात को, ये वाली बात है। तो 6 ककैरे होते हैं, नोट कीजिए इस बात को भी, अच्छा प्रश्न बनता है परीक्षा की दृष्टि से। इन 6 ककैरों में प्रथम 4 ककैरों होते हैं वो तो सूचनात्मक और तथ्यात्मक होते हैं, यानी पहले 4 ककैरे होते हैं वो तो सूचना देते हैं और तथ्य होता है उसके पीछे। जबकि अंतिम दो ककैरे बचते हैं ना, वो उसका सूचना का विवरण और व्याख्या बताते हैं कि ये इस प्रकार से घटना घटी, और उसका विश्लेषण कर देते हैं। तो ये विश्लेषणात्मक, विवरणात्मक या व्याख्यात्मक माने जाते हैं अंतिम 2। तो प्रश्न यहाँ पर भी अच्छा बन सकता है परीक्षा की दृष्टि से। अगर गहराई में अगर अगला चला जाता है एग्जामिनर प्रश्न बनाने की दृष्टि से कि कौन से ककैरे होते हैं जो कि विवरणात्मक, व्याख्यात्मक और विश्लेषणात्मक माने जाते हैं, तो अंतिम 2 कैसे और क्यों ये विवरणात्मक होते हैं। जबकि सूचनात्मक और तथ्यात्मक होते हैं वो ऊपर वाले 4 होते हैं। क्या, कौन,
कहाँ, कब, ये 4 कार्य होते हैं, ये सूचनात्मक और तथ्यात्मक होते हैं। ये गहराई में जाने का है, हालांकि वो पूछता तो बेसिक ऊपर से है, क्योंकि 6 कार्य याद हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। हाँ, और गहराई में अगर चला गया तो ये 6 है ना, इनमें कहीं ना कहीं कुछ और शब्द डाल देगा वो, जैसे यहाँ पर क्या है, कौन है, कहाँ है, कब है, कैसे की जगह किसी शब्द कर देगा, क्यों की जगह क्यों कर देगा, कुछ भी मतलब इसमें परिवर्तन वो कर सकता है। कब की जगह तब कर देगा, जब कर देगा, इस प्रकार के वो फेरबदल कर सकता है। और परीक्षा के समय ऐसा ही अपना दिमाग रहता है, मतलब एक डिप्रेशन रहता है। एक एग्जाम हॉल एक अलग चीज़ होती है, बाहर पेपर सोल्व करना एक अलग चीज़ होती है, बहुत फर्क होता है दोनों में। तो वहाँ पर ये दिमाग काम नहीं करता अपना, अपने को बहुत ज़्यादा एक मतलब एक डर सा लगा रहता है। और ये डर दूर कैसे होता है अपना, ज़्यादा से ज़्यादा अपन पढ़ते रहते हैं, अपना अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता रहता है, आत्मविश्वास बढ़ता रहता है, सब अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, ध्यान से प्रश्न पढ़ते हैं और फिर आराम से उत्तर देते हैं तो प्रश्न बिल्कुल सही होता है। जबकि आसान प्रश्न इसी वजह से अपना गलत हो जाता है, अपना वहाँ पर घबरा जाते हैं। तो आराम से, अभी अपने पास में टाइम है, आराम से तैयारी कर सकते हो। अब आगे देखिए, समाचारों में प्राय 3 भागों में विभाजित किया जाता है। वो भाग कौन से होते हैं कि मैंने आपको पीछे बताया था ना, वो उल्टा पिरामिड शैली वाला, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। जबकि ये देखो, इंट्रा यानी इंट्रो होता है मुखड़ा, यानी मुख्य समाचार होता है ना, अत्यधिक महत्वपूर्ण सूचना कि भारत के प्रधानमंत्री दिल्ली जा रहे हैं, सीधी सी बात है, कहाँ से, दिल्ली जा रहे हैं, तो ये मुख्य हो गया। अब वो दिल्ली में जाके क्या क्या करेंगे, वैसे मत सोच लेना कि प्रधानमंत्री तो दिल्ली रहते हैं सर, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, मैं तो एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ आप लोगों को। वह रहते तो दिल्ली हैं, क्योंकि संसद भवन वगैरह, आवास वगैरह सब कुछ अपना अपनी राजधानी में ही है। तो ऐसे मतलब चलो दिल्ली की जगह अपन चेन्नई कर देते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री चेन्नई जा रहे हैं आज, अपने अपने प्रधानमंत्री तो चेन्नई जा रहे हैं, तो वो चेन्नई वाली सूचना पहले आएगी। अब चेन्नई में जाकर के वो क्या करेंगे, 1 घंटे वहाँ पर विश्राम करेंगे, फिर वो जनता से मिलेंगे, फिर बाद में वो गाँव का शेयर करेंगे, इस प्रकार से। और फिर अंत में लिख देंगे वो 4:30 बजे वापस चेन्नई से फ्लाइट पकड़ के सीधा हवाई यात्रा से दिल्ली पहुंचेंगे। तो वो अंत में आ जाएगी वो बात। तो आगे बात समझ में। दूसरा है बॉडी का मध्य भाग, यानी मध्य स्तरीय जो जानकारियाँ होती है ना, वहाँ पर वो क्या क्या करेंगे। फिर अंत में समापन, वो वापस 4 बजे दिल्ली आ जाएंगे, बात खत्म। इतना ही ध्यान में रखना है, इंट्रो मुखड़ा, बॉडी या मध्य, समापन, अंत हो जाता है समाचार का। ये होती है उल्टा पिरामिड शैली, और कुछ नहीं होता है। अब पत्रकारिता के 8 भेद होते हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, अच्छे हैं, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग, मैं ज़्यादा मतलब ऐसे किसी चीज़ पे जोर दे रहा हूँ तो उस पर थोड़ा सा गौर कर लीजिएगा आप लोग। यानी कई बार सीधा सीधा पूछ लेता है कि खोजपरक पत्रिका कौन सी होती है। तो ये 8 प्रकार की पत्रिकाएं होती हैं, ये पत्रकारिता होती है, उसकी चर्चा करेंगे। तो खोजपरक जो पत्रकारिता होती है ना, ये सार्वजनिक किसी भी कोई मामला होता है, यानी सार्वजनिक जो मामले होते हैं, जिसमें देखिए जैसे भ्रष्टाचार होता है, अनियमितताएं होती हैं, और विभिन्न प्रकार की जो गड़बड़ियाँ होती हैं, भ्रष्टाचार है, अनियमितता है, गड़बड़ियाँ हैं, उनको सामने लाने का प्रयास करता है कौन, पत्रकार प्रयास करता है। तो वह खोजपरक पत्रकारिता है, यानी चुपचाप वो पत्रकार जो होता है ना, समाचार लिखने समाचार पत्रों को सूचना देने वाला, तो वो क्या करता है, एक सार्वजनिक यानी सरकार की कोई चीज़ होती है, उनके मामलों में जैसे भ्रष्टाचार होती है, मान लो सड़क बन रही है, और सड़क के लिए टेंडर पास हुआ 55,000 करोड़ का, और उसमें खर्च हुआ ही नहीं 55 करोड़ ही पूरा रुपया, और वो मतलब भ्रष्टाचार हो गया उसके बीच में, तो उनको, और कार्य में अनियमितता बढ़ती जा रही है, यानी ये काम होना तो 1 महीने में था, हो गए 7 महीने, अभी तक काम का कोई अता पता ही नहीं है, आदि जो गड़बड़ियाँ होती हैं उनको सामने लाने का प्रयास किया जाता है। तो वह खोजपरक पत्रकारिता कहलाती है, यानी वो दूसरे लोगों से उसकी सूचनाएं संग्रहित करता है। और टीवी में इसे क्या कह दिए जाते हैं, यानी समाचार पत्रों में तो खोजपरक पत्रकारिता कहते हैं, और टीवी में इसे सिटिंग ऑपरेशन कहा जाता है, सिटिंग ऑपरेशन के नाम से जाना जाता है। ये गहराई का प्रश्न हो गया कि खोजपरक पत्रकारिता में टीवी में इसको क्या नाम से जाना जाता है, तो सिटिंग ऑपरेशन, अपना नाम ही नहीं सुना हुआ, सच्चाई तो यही है। किसी भी विद्यार्थी, आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि यह नाम सुना हुआ है, क्योंकि हमने भी अभी पढ़ा है, क्यों अपने इसके टच में ही नहीं रहते हैं ना। समाचार पत्र रोज पढ़ते हैं, बल्कि समाचार पत्र लिखा कैसे जाता है, उसमें कौन सा समाचार कहाँ आना चाहिए, वो अपने किसी को भी पता नहीं होता है। अब पता चलेगा। अब आप एक बार ये वीडियो सुन करके और इस वीडियो को समाचार पत्र में मिलाना, आप लोग, आपको याद हो जाएगा ये पूरा वीडियो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको। यानी अपने बात तब ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होती है जब अपन को वो काम खुद करते हैं। समझ रहे हो ना बात को। तो यही बात है कि आप समाचार पत्र को खोलना, और उसमें जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे आप इसको चेक करना कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या गलती सूचनाएं दे रहा हूँ, हो सकता है कि ये गलत भी हों, तो आप अपना जो शंका है, जो समस्या है, उसको आप दूर कर सकते हो।
तो ये होता है खोजपरक पत्रकारिता। तो परीक्षा में प्रश्न यूं बनता है कि सार्वजनिक मामलों में भ्रष्टाचार, अनियमितता और गड़बड़ी को सामने लाने का प्रयास किया जाने वाली पत्रकारिता क्या कहलाती है? तो खोजपरक पत्रकारिता। हो गया याद, बहुत आसान है, टेंशन नहीं, साधारण भाषा में लिखी हुई है। अब वॉच डॉग पत्रकारिता, ये तो और भी ज्यादा मतलब सरल है कि जब कोई पत्रकार होता है वो सरकार के कामकाज पर पूर्ण निगरानी रखता है। कई के पत्रकार ऐसे होते हैं, अब मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, ले भी नहीं सकता क्योंकि अपना नॉर्मल से आदमी है ना। तो वो ऐसे पत्रकार होते हैं जो मतलब सरकार के कामकाज पर पूरी निगरानी रखते हैं और कुछ भी उनको गड़बड़ी प्राप्त होती है ना, वो तुरंत उसका खुलासा कर देते हैं। वही वो लोग पत्रकारिता कहलाती है। यानी विशेष तौर से क्या होती है, वो सरकार के जो भी कार्य होता है उस पर निगाहें गड़ाई रखते हैं कि सरकार ने ये गलत किया और तुरंत उंगली उठा दी, बस पर्दाफाश कर दिया। तो वो पत्रकारिता वॉच डॉग पत्रकारिता कहलाती है। समझ रहे हो बात को? अब अगला है विशेषीकृत पत्रकारिता। और विशेषीकृत पत्रकारिता वो होती है जिसमें मतलब देखिए, पत्रकार निम्नलिखित 7 क्षेत्र होते हैं जैसे सरकार के, उन 7 क्षेत्रों से संबंधित मतलब सूचनाओं को वो तैयार करता है और वो विशेषीकृत पत्रकारिता कहलाती है। वो 7 क्षेत्र वैसे होते हैं जैसे संसदीय क्षेत्र है, आर्थिक क्षेत्र है, न्यायिक क्षेत्र है, खेल क्षेत्र है, विज्ञान विकास है, अपराध के क्षेत्र हैं और फिल्म या फैशन का क्षेत्र है। इनसे संबंधित सूचनाएं अक्सर अखबारों में अपन को पढ़ने को मिलती है। ये संसदीय मामलों में ये समस्या होगी, संसदीय क्षेत्र में ये विकास कार्य नहीं करवाया जा रहा है, यहाँ पर ये आर्थिक ढांचा बिगड़ा हुआ है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गरीबी है, ऐसे है ना। खेल के भी आप समाचार पढ़ते होंगे कि सचिन तेंदुलकर ने 100वां शतक लगा दिया है, इस प्रकार से। और वहाँ पर गंभीर अपराध किए जा रहे हैं, सरेआम गोलियां चला दी गई, इस प्रकार के समाचार अपन पढ़ते हैं ना। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास में कि भारत ने अब इसरो के माध्यम से तीसरा उपग्रह स्पेस में भेजा, इस प्रकार से मतलब ऐसे पढ़ते रहते हैं। मुख्य न्यायाधीश ने ये फैसला दिया, ये होते हैं। फिल्म और फैशन, जैसे फिल्म और फैशन का तो कहना है कि इन पत्रकारों को तो मतलब ये ऊपर वाले छोड़ दो, यही ज़्यादा देते हैं कि करिश्मा कपूर की तीसरी बेटी हुई, तो हो गई, क्या हो गया? हमारे गांव में तो 6 हो जाती है, उसकी तीसरी हुई है। समझ रहे हो ना बात को? तो क्या है कि इन लोगों से इनको ज़्यादा इनकम होती है और जिससे ज़्यादा इनकम होती है ना आदमी उसकी तरफ ज़्यादा आकर्षित होता है, स्वाभाविक सी बात है क्योंकि आर्थिक युग चल रहा है। तो समझ गए होंगे ये विशेषीकृत पत्र यानी विशेष क्षेत्र हैं, ये सारे के सारे पैसे देने वाले पत्रकारों को, यहाँ से उनको ज़्यादा इनकम वाला सिस्टम होता है। इन के से संबंधित क्या होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा सूचनाएं देने की कोशिश करते हैं। अब देखिए एडवोकेसी पत्रकारिता, चौथे नंबर पर क्या आती है? एडवोकेसी पत्रकारिता। जब कोई पत्रकार किसी विशेष उद्देश्य, मुद्दे या विचारधारा को उठा करके उसके पक्ष में जनमत तैयार कर देता है, यानी जनता को जागरूक करने का प्रयास करता है, वो एडवोकेसी पत्रकारिता कहलाती है। मतलब क्या है कि विशेष कोई खास मुद्दा होता है उसको उठा करके कि सरकार ने ये कर दिया है, या फिर इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पानी भराव हो रहा है, सरकार ध्यान नहीं दे रही है, यहाँ का विधायक ध्यान नहीं दे रहा है, यहाँ का संसद ध्यान नहीं दे रहा है, यहाँ का पार्षद है मतलब सरपंच है, कोई भी हो सकता है XYZ सरकारी मतलब राजनीतिक पद पर रहने वाला। तो उसमें वो क्या है कि आम जनता को इकट्ठा कर लेता है, उसको होता है ना ऐसा मुद्दा कि आ जाओ मैं आपसे ये, तो फिर वो जनता से वो प्रश्न वश्न पूछता है कि आपको इससे क्या समस्या हो रही है वगैरह वगैरह, वो वाली बात होती है। तो वो होती है एडवोकेसी पत्रकारिता, यानी वो उनकी वकालत करता है। एडवोकेसी तो एडवोकेट तो वकालती तो होती है, तो वो जनमत तैयार कर लेता है। पीत पत्रकारिता बहुत ही शानदार पत्रकारिता है। येलो, अभी इसका एक बार प्रश्न यूँ आया गया था, बिल्कुल साधारण सा प्रश्न था, उसमें क्या है कि पीत शब्द को छोड़ दिया अगले ने। देखो दिमाग देखो एग्जामिनर का आप लोग, और कई कई बार देखना आप लोग पेपर में ऐसे इतने इजी प्रश्न आते हैं, उसका बस मतलब वर्ड है ना वो बदल दिया जाता है, शब्दों का रूपांतरण कर देता है अगला, अंग्रेजी से हिंदी लिख देता है, हिंदी से अंग्रेजी लिख देता है। तो उसने पीत पत्रकारिता नहीं लिख करके येलो जर्नलिज्म नाम दे दिया। अब आदेश ज्यादा को तो ये जर्नलिज्म है ना, यहाँ पर ही लफड़ा हो गया कि यार ये क्या आ गया, ये तो कभी सुना ही नहीं, जबकि पत्रकारिता का मतलब यही तो होता है अंग्रेजी में, और येलो का मतलब पीला होता है। अब येलो तो समझ में आता है, परंतु ये जर्नलिज्म यानी ये बड़ी समस्या कर रहा है। वैसे ये कर रहा है तो ये पूरा शब्द ही समस्या कर रहा है, या तो प्रश्न गलत करेंगे या फिर इसको छोड़ देंगे। जबकि बहुत आसान है कि जब कोई पत्रकार होता है, पत्रकारिता में क्या होता है, जब कोई पत्रकार होता है केवल पाठकों को लुभाने के लिए ऐसी झूठी अफवाहें आती हैं अखबारों में, आप पढ़ना कभी, अथवा आरोप प्रत्यारोप लगाता रहता है, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, फलाना ढिमका, ऐसे प्रेम संबंधों को प्रकाशित करने की तैयारी कर लेता है, यानी सनसनीखेज खबर जिसको अपन बोलते हैं ना, बहुत जल्दी फैल जाती है, उसका प्रयास करता है, तो वो पीत पत्रकारिता कहलाती है। आगे बात समझ में। और ये जो पत्रकारिता है सबसे पहले 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में क्या है कि अमेरिका में शुरू हुई थी पत्रकारिता, क्योंकि सब कुछ जो भी होता है शुरुआत अमेरिका से ही होती है। विकसित देश वही है जहाँ पर भी नई चीज़ बनती है तो सबसे पहले वहीं पर होती है। तो वो पाठकों को क्या है कि आकर्षित करने के लिए इस प्रकार की खबरें वो छापते रहते हैं। तो
आगे समझिए पीत पत्रकारिता क्या होती है। यानी पाठकों को सिर्फ लुभाने के लिए झूठी अफवाहें फैलाते हैं, आरोप प्रत्यारोप लगा देते हैं, प्रेम संबंधों से संबंधित है, फिल्मी गपशप के समाचार हैं और इस प्रकार की चीजें हैं वो ज्यादा से ज्यादा प्रकाशित करते रहते हैं, जिसमें सनसनी फैलती रहे, सनसनीखेज खबर जो होती है ना वो फैलाने का प्रयास करते हैं, तो वो पीत पत्रकारिता कहलाती है। उसको येलो जर्नलिज्म नाम से भी जाना जाता है। तो ये दोनों नाम आप खास तौर से ध्यान रखिएगा। प्रश्न यूं ही आएगा कि ऐसी कौन सी पत्रकारिता है जिसमें झूठे पाठकों को लुभाने के लिए झूठी अफवाहें फैलाई जाती हैं, आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, प्रेम संबंधों से संबंधित भंडाफोड़ किया जाता है, फिल्मी गपशप प्रकाशित की जाती हैं, इस प्रकार से। तो ये है इस पत्रकारिता का उदय है वो ध्यान रखना 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अमेरिका में शुरुआत हुई थी। ये मिसप्रिंट हो गया है, लिखना तो 19वीं चाह रहा था लेकिन वो क्या हो गया 15वीं लिखा गया, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है फेज 3। अब इसके पीछे भी कई बार विद्यार्थी वर्ग कंफ्यूज हो जाता है या फिर ये कह देते हैं कि उसने गलत बता दिया या किताब में गलत छप गया। इसके पीछे एक कारण होता है। अब आप देखिएगा ये फेज 3 और पेज 3 ये बात एक ही है, ठीक है ना। ये शब्द अगर आपको पेज 3 भी लिखा हुआ मिल जाए ना तो भी वही बात होगी, फेज 3 लिखा हुआ मिल जाए तो भी वही बात होगी, इसमें मतलब कोई डाउट मत करना आप लोग। एक्चुअल में देखिए क्या होता है कि जब कोई पत्रकार सार्वजनिक महत्व की सूचनाओं को प्रकाशित नहीं करके केवल ऐसे ऐसे मतलब अमीर जो लोग होते हैं, विशेष प्रसिद्धि प्राप्त यानी सेलिब्रिटी जो लोग होते हैं उनसे संबंधित जैसे पार्टियों की या फिर खबरों की यही सूचना प्रकाशित करता है तो वो पेज 3 पत्रकारिता कहलाती है। ये मुख्य रूप से समाचार पत्र होता है ना, उसके तीसरे नंबर पन्ने पर आपको ये सूचना मिलेगी। इसलिए तो मैं कहता हूँ आपको समाचार पत्र को खोलना, आप पहले पूरा अखबार होता है, दैनिक भास्कर है, पत्रकारिता पत्रकार है, वो पत्रिका है अपना टाइम्स ऑफ इंडिया, जो भी आपके पास में है आप लोग उस समाचार पत्र को खोलना। और ये जो 7-8 प्रकार मैंने बताए ना वो सारे के सारे यूं के यूं अगर मिलते हैं तो मैंने आपको सूचना सही दी है, अगर नहीं मिलते हैं तो आप भी समझ लेना कि मैं गलत ही पढ़ा रहा हूँ। ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, मैं तो गलत नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्यों गलत कोई भी नहीं पढ़ाना चाहता है। तो आपका मतलब आपको याद हो जाएगी ये बातें कि मैं जो जो भी आपको बता रहा था ये वाकई इसमें हो रही हैं, क्योंकि अपन करके देखते हैं तो वो ज़्यादा याद रहता है अपने, समझ रहे हो बात को। इसलिए तो ये मतलब सेलिब्रिटी लोगों की संबंधित पार्टियों की ऐसी खबरें आपको मिल जाएंगी 3 नंबर पन्ने पर, देखना आप 3 नंबर पेज होता है ना, ये पेज भी फेज भी एक ही बात है, इसमें ज़्यादा डाउट मत करना, ठीक है। इस प्रकार की खबरें पूर्व में अखबारों के तीसरे पृष्ठ पर ही प्रकाशित हुआ करती थी, इसके कारण इसका नामकरण क्या पड़ गया है, फेज 3 पड़ गया है, यानी 3 नंबर पन्ने पर ये खबरें आपको मिलेंगी, ये बात है। वैकल्पिक पत्रकारिता, जब कोई पत्रकार किसी भी स्थापित जो व्यवस्था होती है उसके स्थान पर किसी नई व्यवस्था को लाने का जो जनमत तैयार करता है, जनमत तैयार करने का प्रयास करता है तो वो वैकल्पिक पत्रकारिता कहलाती है। आगे बात समझ में, वैकल्पिक पत्रकारिता क्या होती है, जिसमें क्या होता है कि कोई पत्रकार है, पुरानी व्यवस्था है, उसके सामने कोई मतलब नया विकल्प लाने के लिए उसके अनुकूल अन्य कोई अपना जनमत तैयार कर देता है, अपनी अभिव्यक्ति रखता है, तो वो वैकल्पिक पत्रकारिता कहलाती है। आमतौर पर देखा जाए तो जैसे मीडिया पत्रकारिता होती है वो सरकार और वो बड़े जो पूंजीपति जो लोग होते हैं उनका समर्थन हासिल नहीं होता है, तो उसे बड़ी कंपनियों के विज्ञापन भी नहीं मिलते हैं, तो वह पाठकों के सहयोग से पर ही निर्भर रहता है कि पाठक अपने वर्ग को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ता रहे तो अपना अखबार है वो चलता रहे, वरना अखबार तो ज़्यादातर एडवर्टाइजमेंट से ही चलता है, क्योंकि समाचार इतना अच्छा मिलता है जबकि आपको इतना बड़ा ऐड मिलेगा, काफ़ी बड़ा, है ना। और कभी कभी तो मुख्य पृष्ठ पर पूरे पूरे पर ऐड ही मिलता है। ये है आजकल की पत्रकारिता। इस प्रकार क्या है कि यह पत्रकारिता सरकार तथा पूंजीपतियों के सहयोग प्राप्त नहीं होने पर अपने दम पर ही आगे बढ़ने का प्रयास करता है, मतलब पाठकों के पाठक वर्ग पर निर्भर रहता है कि पाठक खरीदेंगे तो अपना अखबार है वो चलता रहेगा। इंटरनेट पत्रकारिता, इंटरनेट जो पत्रकारिता है उसमें देखिएगा क्या होता है कि जब कोई पत्रकार है इंटरनेट के माध्यम से ही विचारों का आदान प्रदान करता है वह इंटरनेट पत्रकारिता कहलाती है, यानी इंटरनेट के माध्यम से सूचनाओं को वो क्या करेगा, आदान प्रदान है वो करेगा। मतलब भारत में प्रभात साक्षी नामक एक समाचार पत्र निकलता था, अखबार, जो कि प्रिंट मुद्रित रूप में प्रकाशित नहीं होकर के क्या होता है केवल और केवल इंटरनेट पर सूचनाएं आजकल मिलती है ना, अपन को इंटरनेट खोलते हैं तो सारी सूचनाएं, आजकल तो ज़्यादातर इंटरनेट की पत्रकारिता विकसित हो रही है वर्तमान समय में, तो वो इंटरनेट होता है, यानी नेट पर अपना पढ़ सकते हैं उसको। अब देखिए सोशल मीडिया का खूब अच्छा ज़माना चल रहा है, अच्छा ट्रेंड चल रहा है, वर्तमान अपन जो पढ़ रहे हैं वो भी एक तरह सोशल मीडिया ही है, मतलब यूट्यूब है वो भी एक सोशल मीडिया का ही पार्ट है। देखिए जनसंचार के
सामाजिक माध्यमों का विकास इंटरनेट के आने के बाद ही हुआ, क्योंकि इंटरनेट नहीं था तो अपन लोग इन चीज़ों को जानते ही नहीं थे। और इंटरनेट 15 मिनट के लिए भी मतलब बंद होता है तो अपन को ऐसा महसूस होता है कि अपन तो दुनिया से कट गए, इतना मतलब नशा चढ़ गया अपने इंटरनेट का। तो इंटरनेट पर विकसित विविध प्रकार के जो ऐप्स हुए हैं ना, इन्हीं के माध्यम से उनको इनमें शामिल किया गया है कि इंटरनेट सोशल मीडिया किसे कहते हैं। तो ये ऐप है ना सारे, जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ट्विटर है, ब्लॉग्स है, इंस्टाग्राम है, बहुत से हैं यार आजकल। इन माध्यमों में मुख्य रूप से फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, ब्लॉग्स, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, यानी आप यूट्यूब को भी शामिल कर सकते हो, ये सारे सोशल मीडिया में ही आते हैं। तो फेसबुक सबसे पहले आई थी इनमें। तो फेसबुक की शुरुआत 2004 में मार्क जुकरबर्ग के द्वारा की गई थी, और ये इतना ज़्यादा मतलब है विकसित हो गया है, इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ा है पूरे विश्व में इस फेसबुक का कि आम आदमी इसका क्या है, गुलाम है। अपन गुलाम कह सकते हैं इसको आराम से, क्योंकि फेसबुक नहीं देखते हैं तो अपने को खाना हजम नहीं होता है ना। और एक बार फेसबुक ओपन करने का मतलब है 2 घंटे बर्बाद करना। पढ़ाई के समय विद्यार्थी को इससे बहुत दूर रहना चाहिए, परंतु विद्यार्थी वर्ग इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित है, सबसे ज़्यादा आकर्षित है। विद्यार्थी वर्ग अगर नहीं होना तो ये फेसबुक बंद हो जाए, परंतु विद्यार्थी वर्ग फुल सपोर्ट दे रहा है अगले को, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो देख लो, जुकरबर्ग के द्वारा 2004 में मार्क जुकरबर्ग ने इसको शुरू किया था द फेसबुक नाम से। ये अच्छा प्रश्न बनता है कि फेसबुक का नाम शुरुआत में क्या था, तो द फेसबुक था। ध्यान रखना इस बात का, क्योंकि अपन सिर्फ फेसबुक ही याद रखते हैं, वो फेसबुक 2005 में हो गया था, फेसबुक नाम इसका 2005 में कर दिया गया था। आगे बात समझ में। इस माध्यम से, इसके माध्यम से क्या होता है कि सूचनाएं, ऑडियो, वीडियो इत्यादि को एक ही समय पर विशाल जनसमूह के लिए प्रसारित किया जा सकता है। होता ना विशाल जनसमूह, जैसे अपन फेसबुक पे डाल देते हैं तो कितने भी लोग देख सकते हैं, कोई मतलब अनगिनत। वैसे तो उसमें एक मतलब जो फ्रेंड वाले सिस्टम होता है ना, उसमें एक लिमिट होती है, परंतु आजकल उसमें भी वो क्या है कि फॉलोअर्स को आप ऑन कर देते हो अपने, तो वो संख्या बढ़ती जाती है, लाखों करोड़ों में चली जाती है। होते हैं ऐसे लोगों के बहुत से, मतलब जो सेलिब्रिटी लोग होते हैं, तो उनके लिए, जैसे किसी देश का कोई प्रधानमंत्री है, कोई खिलाड़ी वगैरह है, या कोई संगीतज्ञ वगैरह है, तो उनके होते हैं ऐसे इतने इतने फॉलोअर्स। ये है फेसबुक की का इतिहास छोटा सा। 2004 में द फेसबुक नाम से शुरू हुई, 5 में इसका नाम सिर्फ फेसबुक कर दिया। ऐसा ही ट्विटर होता है, जो विश्व स्तर पर ट्वीट सेवा की शुरुआत है वो 2006 में हुई थी। ये अच्छा प्रश्न बनता है कि इनकी शुरुआत कब हुई, ये ध्यान में रखना। अपने को ये तो पता होता है कि ट्विटर ये होता है, ऐसे ट्वीट किया जाता है, परंतु ये नहीं पता होता है कि इसकी शुरुआत कब हुई। तो 2006 में। ब्लॉग्स की शुरुआत है, वो भी एक प्रकार से क्या है कि इंटरनेट डायरी के नाम से जानते हैं। ब्लॉग आप लिख सकते हो, ब्लॉग होते हैं ना, जैसे बड़े बड़े साहित्यकार होते हैं, वो होते हैं निबंधकार होते हैं, लेखक होते हैं, वो अपने ब्लॉग्स डालते रहते हैं, पत्रकार भी डालते हैं। तो हम इसमें अपने विचारों को लिख करके लोगों के पास में पहुंचा सकते हैं, यानी ब्लॉग लिख दिया। जैसे आता ना कई बार अमिताभ बच्चन का ब्लॉग पढ़िए, ये वाली बात है। व्हाट्सअप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम इत्यादि के माध्यम से सामान्यतः छायाचित्र है, ऑडियो वीडियो है, इसका आदान प्रदान है, अपन आराम से कर सकते हैं। तो आशा करता हूं आपको यहाँ तक आराम से बात समझ में आ रही होगी। इनकी शुरुआत वाला वो देखना। अब एक महत्वपूर्ण होती है फीचर। ये भी अच्छा प्रश्न है, फीचर के बारे में भी पूछ सकता है अपन को। अब देखिएगा, समाचार पत्रों में समाचारों से हट करके अन्य कोई लेख या सूचना, ध्यान रखना, समाचार पत्र कोई भी आप देख लेना, उसके इस साइड में एक ऐसा कॉलम मिलेगा आपको, उसमें विशेष तौर से एक विशेष आदमी का निबंध मिलेगा, वो कोई पढ़ता ही नहीं है, अपने को मतलब ही नहीं है इससे, तो है ना। तो वो होता है फीचर वगैरह, वो उसमें लिखा रहता है, उसको स्तंभ लेख भी बोल सकते हैं, अलग अलग सारे होते हैं ना, उनकी चर्चा करेंगे। तो वो फीचर लेखन कहा जाता है। सामान्यतः फीचर लेखन एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन होता है, जिसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देने एवं शिक्षित करने के साथ साथ मनोरंजन करना भी होता है, यानी उसमें कुछ मनोरंजक पूर्वक भी सूचनाएं डाल दी जाती हैं। फीचर कैसे लिखा जाता है, उसकी विशेषताएं। फीचर लेखन में सदैव सीधा पिरामिड शैली का प्रयोग किया जाता है। इसमें उल्टा पिरामिड शैली नहीं होती है कि जैसे पहले मुख्य बात लिखो, फिर मध्य की लिखो, फिर अंत की लिखो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सीधा पिरामिड शैली में, यानी बिल्कुल आप जैसा लिखना चाहते हैं वैसा लिख सकते हो। ठीक है, मौलिक लेखन होता है ये। समाचार लेखन में तो वस्तुनिष्ठता का ध्यान रखना पड़ता है, परंतु फीचर लेखन में स्वयं के विचारों को प्रस्तुत कर सकता है, लेखक चाहे ना तो अपने विचार भी उसमें डाल सकता है। फीचर प्राय तथ्यात्मक शैली में, कथात्मक शैली में लिखा जाता है। ये अच्छा प्रश्न बनता है, फीचर किस शैली में लिखा जाता है, कथात्मक शैली है उसमें लिखा जाता है। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। समाचार पत्रों में प्राय 250 शब्दों से लेकर के 2000 शब्द
तो सीमा तक फीचर लिखे जाते हैं। समाचार पत्र जो भी होते हैं इसमें अपने 250 छोटी सी फीचर से लेकर के मतलब बड़ी एक निबंध के रूप में भी मतलब बड़ा सा फीचर भी एक लिख सकते हैं। और अच्छा जो फीचर होता है ना उसमें क्या होते हैं, उसके साथ मतलब छायाचित्र, फोटो, रेखा चित्र, ग्राफिक्स आदि भी अपने प्रकाशित कर सकते हैं, जिससे क्या है कि पाठक वर्ग होता है वो आकर्षित होता है। फीचर लेखन के लिए लेखक को सूचनाओं तथा विचारों के साथ साथ अपनी कल्पना का प्रयोग भी कर सकता है, यानी अपने विचार है वो भी कल्पना के माध्यम से लिख सकता है। तो ये 4-5 जो मैंने आपको बताई हैं चीजें वो आप नोट कर लीजिएगा। इसमें से एक नहीं है पूछ लेगा या फिर एक है पूछ लेगा। 4-5 चीजें तो हैं, कोई ज्यादा तो है नहीं। फीचर में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। फीचर लेखन में सदैव सीधा पिरामिड शैली का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर वो प्रश्न यूं घुमा सकता है, मेरे दिमाग में आया, छोटी सी बात है बता देता हूँ कि फीचर लेखन में सदैव उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला यहाँ पर नहीं डाल देगा और उल्टा पिरामिड शैली अपने दिमाग में वैसे ही समाचार पत्रों के माध्यम से बैठी हुई है। तो ध्यान दीजिएगा इन ऑप्शनों पे। ऑप्शन बहुत सोच समझ के बनाता है एग्जामिनर। उसको पता है कि विद्यार्थी वर्ग कहाँ से मतलब उसके दिमाग हटता है और अपना दिमाग चलता है, वो वहीं पर अपना मात खा जाते हैं। और अपन समझते हैं कई बार कि ये तो बहुत आसान सा प्रश्न था, बल्कि वो आसान नहीं था, आसान उसको बना करके कठिन बना दिया था अगले ने बहुत भयंकर तरीके से, और अपने समझ में नहीं आया। और एग्जाम हॉल से बाहर आते हैं, घर आते हैं, तब तक तो वो सही रहता है, आंसर की में ओ यार ये तो गलत हो गया, ऐसा ही होता है ना। तो ध्यान रखिएगा, ये छोटी छोटी बातें मैं बता रहा हूँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं, आप नोट कर लीजिए। समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाले फीचर एक्चुअल में क्या होते हैं, दैनिक, साप्ताहिक या फिर पाक्षिक किसी भी रूप में प्रकाशित हो सकते हैं, यानी डेली भी डाल सकते हैं, साप्ताहिक में सप्ताह में एक भी हो सकता है, या फिर मतलब पखवाड़े में भी फीचर प्राप्त मतलब प्रकाशित हो सकते हैं। फीचर के भेद अलग अलग होते हैं। समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाले विविध प्रकार के जो लेख होते हैं वो फीचर के अंतर्गत शामिल किए गए अनेक अनेक प्रकार, 4-5 प्रकार होते हैं। नॉर्मल सी बात है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहला तो होता है संपादकीय पृष्ठ। एक संपादकीय पृष्ठ होता है, इसमें प्रकाशित होने वाले इन लेखों को, जो लेख होते हैं निबंध जिसको बोलते हैं, उनको विचारपरक लेख कहा जाता है। ये प्राय 5 प्रकार के होते हैं ये लेख। पहला तो होता है संपादकीय लेखन, एक स्तंभ लेखन, एक समसामयिक लेखन, एक संपादक के नाम पत्र, एक साक्षात्कार। ये 5 प्रकार के होते हैं। तो संपादकीय जो लेखन होता है इसमें यूं भी पूछा जा सकता है कि कौन सा मतलब इसमें शामिल नहीं है, जो फीचर के प्रकारों के रूप में या लेखकों के विचार के रूप में ये कौन सा लेख इसमें शामिल नहीं है। तो मतलब 3 तो ये दे देगा, एक अलग दे देगा। तो इनका नाम याद रखना बहुत जरूरी है। संपादकीय लेखन, स्तंभ लेखन, समसामयिक लेखन, संपादक के नाम पत्र और साक्षात्कार। संपादकीय लेखन, संपादकीय लेखन ये प्रत्येक अखबार की अपनी एक आवाज माना जाता है। अच्छा प्रश्न बनता है, संपादकीय लेखक होता है वो अखबार की आवाज मानी जाती है। इसके माध्यम से अखबार किसी भी घटना, समस्या या फिर मुद्दे के प्रति अपनी राय प्रकट है वो कर सकता है, यानी कोई भी घटना होती है, कोई भी समस्या होती है, कोई भी मुद्दा होता है, उस पर वो अपने विचार रख सकता है। ये लेख प्राय अखबार के उप संपादक हैं या फिर सह संपादक हैं, उनके द्वारा ही तैयार किए जाते हैं। इसके अलावा यह लेख किसी भी व्यक्ति के विचार न होकर के संपूर्ण अखबार की एक आवाज होती है, यानी संपूर्ण अखबार संपादक वगैरह सब मिलकर के क्या करते हैं, इसको प्रकाशित करते हैं। तो संपूर्ण अखबार होता है उसका ही विचार ये माना जाता है। अतः इसके साथ में किसी लेखक का नाम और फोटो प्रकाशित नहीं किया जाता है, क्योंकि एक का नहीं होता है, बहुत से संपादक, उप संपादक होते हैं, मुख्य संपादक होता है, सबके विचार वगैरह होते हैं, इसलिए वो फोटो वगैरह इसमें प्रकाशित नहीं होते हैं। तो 4-5 छोटी छोटी बातें हैं वो ध्यान रखना। संपादकीय लेखक में ये बातें बहुत जरूरी होती हैं। पहली बात क्या होती है, ये अखबार की आवाज माना जाता है, सबसे महत्वपूर्ण बात है। दूसरी ये होती है अखबार में किसी भी घटना, समस्या या फिर मुद्दे को लेकर के राय प्रकट की जाती है। तीसरी बात होती है प्राय अखबार के उप संपादक या फिर सहायक संपादक के द्वारा तैयार किए जाते हैं। ये लेख किसी भी व्यक्ति के विचार न होकर के संपूर्ण अखबार का विचार होता है, इसलिए किसी भी लेखक का नाम या फोटो वगैरह इसमें प्रकाशित नहीं किया जाता है। प्रमुख अखबारों में दैनिक रूप से ये प्रकाशित किया जा सकता है, यानी ये हमेशा भी प्रकाशित होता है। हमेशा एक संपादकीय लेख आता है, ध्यान रखना। राजस्थान पत्रिका उठा के देखना, उसमें गुलाब कोठेरी के नाम से एक कॉलम बना हुआ मिलेगा आपको साइड में हमेशा के लिए। वो उसमें अपने विचार के रूप में वो मतलब पूरी कोई भी घटना, समस्या वगैरह जो भी मुद्दा उद्दा होता है उसके बारे में वो लिखते रहते हैं। स्तंभ लेख क्या होता है? स्तंभ लेखन क्या होता है कि देखिए, यह अखबारों का एक नियमित कॉलम माना जाता है, यानी ये भी हमेशा आता है। यह लेख प्राय किसी प्रसिद्ध लेखक के द्वारा लिखा जाता है। अपन पढ़ते हैं ना हिंदी साहित्य में कि इसने इस पत्रिका का तब से तब तक संपादन किया था, तो वो इसीलिए किया था। प्रत्येक साहित्यकार पहले पत्रकार बनता है। पत्रकार बनने के अलावा उसके पास में मतलब कोई स्तर नहीं होता है, कोई जगह नहीं होती है, कोई स्टैंड नहीं होता है। तो स्टैंड तो होना बहुत जरूरी तो
आदमी को खड़ा होने के लिए। तो जब अपन साहित्यकार बनेंगे तो अपने को अपने विचार पहले देंगे किसको, किसको सुनाएं? सीधी अगर किताब निकाल दें तो कौन पढ़ने वाला अपने? परंतु पहले क्या होता है, अखबारों में निःशुल्क वो सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं आदमी के द्वारा कि ये मेरा छोटा सा लेख है, छाप दो, ये मेरी छोटी सी कविता, होता है ना, आता है ना अखबारों में छोटी छोटी, आप देखना। और फिर धीरे 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 इस प्रकार से वो प्रोग्रेस करते हैं और वो आगे तक अपनी एक बहुत बड़ी रचना के रूप में प्रकाशित हो जाती है और फिर वे प्रतिष्ठित पत्रकार के, प्रतिष्ठित साहित्यकार के रूप में गिने जाते हैं। आगे बात समझ में? इस प्रकार के लेखों में विषय वस्तु का चयन करने के लिए लेखक स्वतंत्र होता है, यानी किसी भी प्रकार की कविता लिख सकता है, किसी प्रकार का लेख लिख सकता है, वो इसमें कोई पाबंद नहीं होती है। इन लेखों में लेखक स्वयं के विचारों को, कल्पना को प्रयोग भी कर सकता है, क्योंकि खुद मौलिक विचार भी तो रखेगा, वरना पूछेगा कौन? नकल कर लेगा तो कॉपीराइट हो जाएगा, वो तो उसकी कोई पूछ नहीं होती है। मौलिक विचार होंगे तभी तो दूसरे लोग उसको पढ़ेंगे कि हाँ इसके विचार अच्छे हैं, अच्छा लिख रहा है, अपने भी पढ़ते हैं, यही तो होता है। और इन लेखों के साथ साथ लेखक का नाम, फोटो आदि प्रकाशित किए जाते हैं, क्योंकि वो तो अपना खुद का स्तर बढ़ाना चाह रहा है ना। एक आदमी होता है स्वयं खुद अपने विचार लिखता है, अपनी कल्पना लिखता है इस माध्यम से, इसलिए फोटो वोटो नाम वाम सब कुछ अच्छी तरीके से दिए जाते हैं। तो आशा करता हूं कि स्तंभ लेखन आराम से समझ में आया होगा। अब समसामयिक लेखन क्या होता है? एक्चुअल में क्या होता है, ये अखबारों का एक नियमित कॉलम होता है और इसमें लेखक किसी भी समसामयिक घटना अथवा किसी भी एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपने विचारों का विश्लेषण करता है। जैसे आग लगी तो आग के पीछे क्या क्या कारण थे, क्या क्या हानि हुई, क्या क्या लाभ हुआ, किस वजह से लगी, वगैरह वगैरह सारी जानकारियां वो देता है। और इसमें प्रतिदिन अलग अलग क्षेत्रों में विशेष प्रसिद्धि प्राप्त लेखकों के विचार प्रस्तुत किए जाते हैं, यानी अनेक लेखक होते हैं, वो अपने अपने विचार हैं, वो उस मुद्दे पर अपने अपने कोई भी मुद्दा पकड़ करके उसमें विचार अखबार वालों को बेचते हैं और वो उसमें छाप देते हैं। और इसमें लेखक के विचारों, तथ्यों तथा सूचनाओं पर आधारित होते हैं। लेखक मतलब महत्व है कि वो अपनी तरफ से इसको अच्छा बुरा बता रहा है, वो होती है उस सूचनाओं पर आधारित होती हैं, वो तथ्यों पर आधारित। ये लेख लिखने से पूर्व विशेषज्ञ लेखक सभी सूचनाओं तथा तथ्यों को एक जगह एकत्रित करता है। पहले तो सारी जानकारियां इकट्ठी करेगा, फिर उसे अति महत्वपूर्ण सूचनाओं को क्रम अनुसार से लिखने का वो प्रयास है वो कर देगा, जैसे रिपोर्टाज लिखते हैं ना, वो वाली बात है। समाचारों की तरह इस लेख में प्राय उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग किया जाता है। यह महत्वपूर्ण बात है कि समसामयिक लेखन में किस शैली का प्रयोग किया जाता है, तो उल्टा पिरामिड शैली का, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण सूचना सबसे पहले होती है, उनको क्रमानुसार लिखता है, फिर मध्य की सूचना लिखता है, फिर समापन लिखता है। आगे बात समझ में? यह लेख लिखने से पूर्व लेखक अन्य समाचार पत्रों के लेखकों के विचारों का विश्लेषण भी करता है कि दूसरे समाचार पत्र हैं उनके लेखक इस पे क्या क्या लिख रहे हैं, उसको भी वो ग्रहण कर सकता है, उसको पढ़ता है, फिर बाद में अपने विचार लिखता है। इस लेख के साथ में लेखक का नाम और फोटो प्रकाशित किया जाता है, क्योंकि एक ही लेखक होता है इसलिए वो हो सकता है। संपादक के नाम पत्र। अब इसमें क्या होता है, यह भी एक संपादकीय परिशिष्ट प्राय निम्नलिखित कॉलम होता है। इसमें कुछ समाचार पत्रों में यह है साप्ताहिक या फिर पाक्षिक रूप से प्रकाशित किया जाता है, या तो सप्ताह में एक बार होता है या फिर पखवाड़े में या 15 दिन में एक बार प्रकाशित इसको कर दिया जाता है। इसे पाठकों का अपना स्तंभ भी कहा जाता है, यानी पाठक वर्ग होते हैं उसका अपना एक स्तंभ होता है, झरोखा। इसको चिट्ठी, पाठक पीठ आदि नामों से भी प्रकाशित किया जाता है और इसके माध्यम से पाठक विविध जो मुद्दे हैं उन पर, विभिन्न समस्याओं पर अपनी अपनी राय है वो प्रकट करता है, यानी जो मुद्दे होते हैं, कोई समस्या होती है, कोई घटना होती है, उसमें अपनी राय देता है। इस लेख के माध्यम से नए लेखकों को भी आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। नए लेखक होते हैं वो इसी के माध्यम से, यानी स्तंभ लेख के माध्यम से, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सर्वेश्वर द्वारा सक्सेना ने चर्चे और चरखे के नाम से स्तंभ लेखन किया था, है ना, पराग पत्रिका में। तो वो स्तंभ लेखन के माध्यम से ही वो यहाँ पर आए थे। और इसमें और क्या होता है, जनता का प्रतिबिंब भी इसे कहा जाता है। ये अच्छा कथन है, जनता का प्रतिबिंब, क्योंकि जनता की समस्याएं होती हैं, जनता के मुद्दे होते हैं, वही उठाता है वो, इसलिए। अब देखिए साक्षात्कार क्या होता है। साक्षात्कार इंटरव्यू होता है, सीधी सी बात है। यह लेख होता है वो समाचार पत्र पत्रिकाओं में नियमित रूप से प्रकाशित किया जाता है, यानी बड़े जो सेलिब्रिटी लोग होते हैं ना उनके इंटरव्यू लिए जाते हैं, साहित्यकारों के लिए जाते हैं, कोई भी हो सकता है इसमें। परंतु कुछ समाचार पत्रों में उसे पाक्षिक या फिर मासिक रूप से भी प्रकाशित करते हैं, यानी या तो 15 दिन में एक आदमी का इंटरव्यू लिया, फिर महीने में एक का, यानी रोज रोज नहीं छपते हैं। इस लेख के अंतर्गत लेखक किसी भी महान व्यक्ति से पहले संपर्क करता है और उससे उसके जीवन से संबंधित सवाल जवाब है वो पूछता रहता है। इंटरव्यू आप साधारण सी भाषा में समझते हो, इंटरव्यू में जो बातें पूछी जाती हैं वही होती हैं। साक्षात्कार के इसमें पूछे जाने वाले सवाल जवाबों को वो रिकॉर्ड भी किया जाता है कि वो बाद में छापेगा कैसे, परंतु उसका दुरुपयोग करना बहुत अनुचित होता है, यानी ये नहीं है कि उसका ब्लैकमेल करने लग जाए, ये गलत होता है। साक्षात्कार
लेने वाले पत्रकार में संवेदनशीलता होनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए, साहस होनी चाहिए, कूटनीति के गुण होने चाहिए, आदि आवश्यक गुण होने बहुत ही जरूरी होते हैं। अगर उसमें मान लो संवेदनशीलता नहीं होगी तो वो उसके विचार कैसे निकलवाएगा सामने वाले के। अगर उसमें शीलता यानी आराम से प्रश्न नहीं पूछेगा, अगले का मतलब गुस्से में प्रश्न करेगा तो कोई जवाब नहीं देगा। धैर्य, अगला हो सकता है 1-2 घंटे का वेट भी करना पड़ जाए तो पत्रकार को वहां पर बैठे भी रहना पड़ सकता है। साहस भी होना बहुत जरूरी है कि ये नहीं है कि वो पीएम का इंटरव्यू ले रहा है और उसको डर लग रहा है, हाथ हिल रहे हैं, ऐसे माइक हिल रहा है, तो वो भी एक गलत बात आती है। तो ये सारी चीज़ें होनी बहुत ही जरूरी होती हैं। और वो पत्रकार कभी भी किसी का इंटरव्यू लेता है तो फंसता नहीं है। कई कई बार क्या होते हैं, पत्रकार फंस जाते हैं, सामने वाले इंटरव्यू लेते हैं, सामने वाला उल्टा उसको पूछ लेता है तो वो फंस जाते हैं बेचारे, वो करें तो करें क्या। तो ऐसे इंटरव्यू तो वो मतलब प्रकाशित और प्रसारित नहीं करते हैं, परंतु जो साहसी, धैर्यशील या फिर शीलता, संवेदनशीलता, ये गुणों वाला कोई पत्रकार होता है, पत्रकार वैसे निर्भीक प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है, ध्यान रखना, उसको डर नहीं लगता, वो ऐसी ऐसी जगहों में चला जाता है कि वहाँ के दृश्य अपने को दिखाता है टीवी पे। तो आशा करता हूँ आपको ये सारी बातें आराम से समझ में आई होंगी। किसी प्रकार का कोई डाउट है, जैसे संपादकीय लेख है, स्तंभ लेख है, समसामयिक लेख है, साक्षात्कार है और फीचर लेखन से संबंधित है, फिर समाचार किस प्रकार से क्या लिखा जाता है, उल्टा पिरामिड शैली वगैरह वगैरह सारी बता दी, फेसबुक व्हाट्सअप वगैरह बता दी है। आप लोग ध्यान से है ना इस वीडियो को सुनना। और पिछला वीडियो है उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा जिसमें जनसंचार के माध्यमों की चर्चा की गई है, वो भी आप एक बार जरूर सुनना। और इस ये जो 2-4-5 वीडियो मैंने बनाई इनमें से 15 से लेकर के 10 से लेकर के 15 या 17 तक प्रश्न आने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि अभिव्यक्ति और माध्यम एकमात्र एक ही पुस्तक बची है, इसलिए अब की बार ज़्यादा प्रश्न आने के चांसेस इसी से हैं। व्याकरण ज़्यादा विद्यार्थी पढ़ेंगे फर्स्ट ग्रेड में, लेकिन व्याकरण इतनी आएगी नहीं फर्स्ट ग्रेड में, नॉर्मल वे में व्याकरण आएगी उतनी आप लोगों को आई थिंक आती है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो इस पर ज़्यादा फोकस करें, वरना क्या होता है कि अपन व्याकरण के लगे रहते हैं। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। अपने मित्रों तक भी शेयर करें, अपने विचार फीडबैक जरूर दें कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है ना, क्या क्या इसमें सुधार उधार करना है, कोई और करना है। ठीक है।